बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है पेटेंट एनालिसिस। तो इसमें हम पहले तो देखेंगे कि पेटेंट होता क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और इसकी ब्रीफ सी हम हिस्ट्री जो है वो डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि पेटेंट एनालिसिस क्या चीज़ होती है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेटेंट एनालिसिस क्यों किया जाता है, इसका मैनेजमेंट को क्या एडवांटेज हो सकता है। तो सबसे पहले इसका पेटेंट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। पेटेंट बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो एक स्पेशल किस्म का राइट इन्वेंटर को देती है। ठीक है, जिसने कोई नई चीज़ इन्वेंट किया है, मोबाइल इन्वेंट किया है या गाड़ी इन्वेंट किया है या कोई बल्ब इन्वेंट किया है, तो उसको गवर्नमेंट एक स्पेशल किस्म का राइट देती है। उस राइट का मकसद ये होता है कि कोई जब तक अब उसके ना 3 टाइप्स होती हैं राइट्स की। एक को कहते हैं यूटिलिटी, दूसरे को कहते हैं डिज़ाइन, तीसरे को कहते हैं पेरेंट। इसी तरह और भी बहुत होती हैं लेकिन ये 3 हैं। तो ये राइट जब गवर्नमेंट देती है तो इसमें कुछ टाइम फ्रेम होता है, टाइम लिमिट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस राइट की टाइप है यूटिलिटी, तो उसमें ये होता है कि 20 साल तक कोई भी जो शख्स है वो उस इन्वेंशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो पेटेंट बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट एक राइट देती है किसी भी इन्वेंटर को कि इतने अरसे तक ये प्रोडक्ट आपने ईजाद किया, तो इतने अरसे तक कोई भी दूसरा शख्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता आपकी इजाज़त के बगैर। उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है वो फिर पब्लिक हो जाती है और उसको जिस तरह से कोई भी फिर अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकता है। फिर उसका राइट जो है इन्वेंटर का वो वापस ले लिया जाता है। ये सबसे पहले जी 18वीं सदी में ये सिलसिला शुरू हुआ था जब इंजन के अंदर एक बैरल ईजाद हुआ था। बैरल आपने वर्ड सुना होगा, इंजन के अंदर एक होता है पुर्जा। तो सबसे पहले जब वो बैरल इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसका पेटेंट जो है वो यूएस की गवर्नमेंट ने दिया था। फिर उसके बाद अमेरिका में इसका एक इंस्टीट्यूट बन गया इंग्लिश लैंग्वेज में, और दुनिया में जितनी भी मेजर इन्वेंशंस होती हैं सब का रिकॉर्ड उसके पास रखा जाता है। तो पेटेंट जो इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये था कि जिस शख्स ने कोई चीज़ ईजाद की है ना, इन्वेंट किया है, उसको इनकरेज किया जाए। देखें, जब कोई शख्स नई चीज़ बनाता है तो उसके माइंड में खौफ रहता है कि मैंने ये चीज़ बना तो ली है, हो सकता है एक दिन बाद या एक हफ़्ते बाद या एक महीने बाद ये मेरी इन्वेंशन जो है ये चोरी हो जाए, यानी कोई और भी इसको कॉपी कर ले। तो इस डर से बचाने के लिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, जो इन्वेंटर होता है उसको पेटेंट अलॉट कर देती हैं। ठीक है, वो जो इन्वेंटर है उसको बेसिकली पेटेंट अलॉट कर देती है, मतलब उसको राइट दे देती है कि 20 साल तक अब कोई भी शख्स जो है वो आपकी इस इन्वेंशन को कॉपी नहीं कर पाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे इन्वेंटर जो है वो मज़ीद इनकरेज होता है, वो मज़ीद चीज़ें इन्वेंट करता है। इसी तरह दूसरे लोग वो उसको देखेंगे तो उनमें भी मोटिवेशन आएगी, फिर वो भी इस तरह की नई इन्वेंशंस करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी पर्पस इसका यही होता है कि जो इन्वेंटर है उसको इनकरेज किया जाए और दूसरे लोगों को भी इनकरेज किया जाए, उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। जब उनको पेटेंट अलॉट हो जाएगा तो उनको सिक्योरिटी फील होगी कि अब जो हमारी इन्वेंशन है इसको कोई और चोरी नहीं कर सकता, इसके साथ अब हमारा ही नाम रहेगा। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। अब आगे इसकी टाइप्स होती हैं। उसकी एक जो टाइप यूटिलिटी है ना, इसमें 20 साल तक राइट दिया जाता है इन्वेंटर को कि कोई भी दूसरा शख्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अब जो इन्वेंशंस होती हैं वो सिंगल भी हो सकती हैं और कंबाइन भी हो सकती हैं। सिंगल इस तरह हो सकती हैं कि लेट सपोज मोबाइल का चार्जर है, ये एक अकेले बंदे ने बनाया है। ये बल्ब है, थॉमस एडिसन ने बनाया है, तो वो अकेले बंदे ने बनाया है। इसी तरह कुछ इन्वेंशंस ऐसी हो सकती हैं जो कंबाइंड हो, यानी मुख्तलिफ लोगों ने उसके मुख्तलिफ पोर्शंस मिल के बनाए हों। लेट सपोज कार है तो उसका इंजन किसी और ने बनाया है, उसके वो जो गियर ट्रांसमिशन होती है ऑटो और मैनुअल वो किसी और ने बनाई है, व्हील और एक्सल किसी और ने बनाया है, उसमें जो ऑप्शन है पुश स्टार्ट है, क्रूज़ कंट्रोल है, ऑटो ब्रेकिंग है, वगैरह वगैरह जितने ऑप्शंस हैं, तो ये मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ ऑप्शंस बनाए हैं। तो इनको कहते हैं कंबाइन इन्वेंशंस। तो ये जो कंबाइन इन्वेंशन है ये भी जो है पेटेंट्स इसको भी प्रोटेक्ट करता है।
अब लेट्स सपोज एक ब्रांड है ऑडी का, अब वो जो अपना मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं नया A6 या A8, अब उस गाड़ी के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती है ना। इंजन वो हो सकता है ख़ुद बनाते हो, टायर हो सकता है वो किसी और कंपनी के लेते हो, सर्विस के लेते हो, या जनरल के या योकोहामा के टायर किसी और कंपनी के लेंगे। इसी तरह लाइट्स जो हैं वो किसी और कंपनी से लेंगे। साउंड सिस्टम भी वो खुद नहीं बनाते, किसी और कंपनी से लेते हैं जो गाड़ी के अंदर लगता है। तो अब ये कंबाइन इन्वेंशन है ना, लेकिन अल्टीमेटली इस सारे के ऊपर टैग किसका लगता है? ऑडी का। मतलब ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किसकी हो जाती है? अब ऑडी वाली कंपनी की। तो पेटेंट बेसिकली इस तरह की जो इन्वेंशंस हैं उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये है इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि कोई भी गवर्नमेंट जो राइट देती है किसी इन्वेंटर को, उसको हम कहते हैं ये पेटेंट है। द पर्पज़ ऑफ पेटेंट सिस्टम, पर्पज़ इसका यही है जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है कि जब कोई इन्वेंटर नई चीज़ बनाता है तो वो हेजिटेट करता है कि मैंने ये चीज़ इन्वेंट तो कर दी है, अब हो सकता है ये आइडिया मेरा कोई कॉपी कर ले और उसको अप्लाई कर दे। अगर उसका आइडिया कॉपी हो जाएगा तो इसका नुकसान ये होगा कि इसकी अपनी मार्केट कम हो जाएगी। ठीक है, एक ऑडी ब्रांड इधर खुला है, एक कहीं और खुल जाए, सेम उसी तरह की गाड़ी कोई और भी बेचना शुरू कर दे, तो कस्टमर डिवाइड हो जाएंगे ना, आधे आधे हो जाएंगे। तो प्राइमरी पर्पज़ इसका यही होता है कि जिसने कोई इन्वेंशन की है उसको जो है श्योरिटी दी जाए कि भाई आपकी जो इन्वेंशन है वो सिक्योर रहेगी इतने अरसे तक। इससे क्या होगा कि जब सीक्रेट रह जाएगी चीज़ तो इन्वेंटर जो है वो भी अपने आप को इनकरेज फील करेगा, वो फिर इस तरह की मज़ीद इन्वेंशन करेगा और दूसरे लोगों को भी इस पे इनकरेज करेगा। अगर वो सिक्योर फील नहीं करता तो गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेवारी है कि इस तरह के सिस्टम बनाए, इस तरह के लॉज बनाए जिसमें जो इन्वेंटर्स हैं उनको पेटेंट प्रोवाइड किए जा सकें आसानी से। ठीक है, जब ज़्यादा इन्वेंशंस होंगी, ज़्यादा पेटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा? मुल्क की इकॉनमी इम्प्रूव होती है। तो पेटेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशंस जो हैं उनको सिक्योर किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके इन्वेंटर्स को। यूज़ ऑफ पेटेंट सिस्टम जी कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? सबसे ज़्यादा तो ये ज़ाहिर है इंडस्ट्रीज़ में होता है कि जहाँ पे नई नई इन्वेंशंस रोज़ रोज़ होती हैं। कोई एक गाड़ी बनती है, उसका कोई नया पुर्जा बनता है, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, फिर उस पर भी पेटेंट दे दिया जाता है। तब इसमें इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पे होता है जी? सबसे पहले वो कह रहा है R&D में, वेयर द R&D कॉस्ट इज़ हाई बट इमिटेशन इज़ चीप। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्री में जो आपको पता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है उसकी कॉस्ट हाई होती है। देखें, एक ऑलरेडी बनी हुई है कोई टेक्नोलॉजी, अब सारी दुनिया में वो अप्लाई है, जैसे एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है या आईफोन का, तो वो सारी दुनिया में अप्लाई है। अब रिसर्च करना कि इससे ज़्यादा बेहतर एंड्रॉयड का सिस्टम कौन सा हो सकता है, ये बड़ा महंगा काम होगा ना। इसके लिए आप इंजीनियर्स हायर करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जिन्हें पहले ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हों एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर, तो वो उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, वो सारी ग्लोबल रिसर्च करेंगे, सारी दुनिया के साइंटिस्ट को अपने साथ मिलाएंगे, तो ये बड़ा कॉस्टली काम होता है। आगे लिखा हुआ इमिटेशन इज़ चीप। इमिटेशन ये होता है कि आप किसी का बिहेवियर जो है ना वो अडॉप्ट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं। ह्यूमंस का बिहेवियर अलग अलग होते हैं ना, तो इंडस्ट्री में एक शख्स किसी दूसरे शख्स का बिहेवियर कॉपी कर ले तो ये तो सस्ती चीज़ है ना। बिहेवियर कॉपी कर ले या कोई डिज़ाइन कॉपी कर ले, ये प्रोसेस कॉपी कर ले, इसको इमिटेशन कहते हैं। ये जो लिखा हुआ ना इमिटेशन इज़ चीप, तो इसका मतलब यही है कि कोई चीज़ को कॉपी कर लेना वो सस्ता काम है, रिसर्च करना महंगा है और किसी चीज़ को कॉपी करना वो सस्ता है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है। अच्छा, आगे जी पेटेंट कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं? वेयर द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड बाय द पेटेंट डज नॉट प्रोवाइड कंपेटिटर्स विद सब्सटेंशियल न्यू इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़। वो ये कह रहा है कि जो इन्वेंटर होता है वो अपने कंपेटिटर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता। कंपेटिटर से मुराद होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं भी मोबाइल बना रहा हूँ तो कोई मेरे साथ वाली गली में दूसरा शख्स भी मोबाइल बना रहा है तो वो मेरा कंपेटिटर होगा। एक ही इंडस्ट्री में एक ही तरह का जब बिज़नेस लोग कर रहे हैं तो उनको आपस में कंपेटिटर्स कहते हैं। तो ये उस जगह पे यूज़फुल होगा जी जहाँ पे जो इन्वेंटर है वो अपने कंपेटिटर के साथ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता,
वो शेयर क्यों नहीं करता? बिकॉज उसको पता है अगर मैंने इसके साथ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की तो वो भी इसी तरह की प्रोडक्ट बना लेगा, उससे फिर मेरी मार्केट कम हो जाएगी। तो ये इसका दूसरा यूज़ है। थर्ड वन इज़ व्हेन इनोवेशन इज़ क्यूमुलेटिव or requires the access to multiple fragments of knowledge controlled by other agents and exchange of technology becomes critical। तीसरा ये वहाँ पे जी यूज़फुल होता है जहाँ पे इनोवेशन बहुत ज़्यादा हो किसी इंडस्ट्री में। अब इनोवेशन का आपको पता है, मैंने पहले समझाया हुआ है। इन्वेंशन है कुछ नया ईजाद करना और इनोवेशन है उसी में कुछ लेकर आना। अब इनोवेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? इंडस्ट्री में होती है, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। एक बात आप माइंड में रखें कि जो पेटेंट होता है वो सिर्फ इंडस्ट्री से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं होता। यहाँ पे इंडस्ट्री का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि ज़्यादातर पेटेंट जो हैं वो इंडस्ट्री में दिए जाते हैं, ठीक है। वरना एक कोई शख्स हो सकता है उसने घर में बैठकर भी कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करवा दिया तो उसको भी पेटेंट दिया जाता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने भी तो बम बनाया था ना, अकेले ही बनाया था, उसके साथ बाद में टीम मिल गई थी। तो वो कोई इंडस्ट्री तो नहीं थी उससे पहले तो पाकिस्तान में एटॉमिक काम नहीं हो रहा था। तो जहाँ पे इनोवेशन क्यूमुलेटिव होती है ना, यानी बहुत ज़्यादा होती है, या ऐसी जगह पे जहाँ पे नॉलेज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, यानी काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ पे पेटेंट सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर आगे जी, वेयर द डेवलपमेंट ऑफ इन्वेंशन मेड बाय स्मॉलर इंडिपेंडेंट इन्वेंटर रिक्वायर सब्सटेंशियल कॉस्ट। अब देखें ये वही बात आ गई कि ये तो है कि इंडस्ट्री में तो है ही है, इसमें वो ये कह रहा है कि एक स्मॉल इंडिपेंडेंट इन्वेंटर जो है यानी अकेला शख्स जब वो कुछ इन्वेंट करता है तो उसके लिए भी पेटेंट की ज़रूरत है। देखें जो भी कोई चीज़ इन्वेंट करता है अल्टीमेटली उसको किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ मिलाना ही पड़ता है। अकेले इस तरह प्रोडक्ट बेचना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आज अगर कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर या आप बना भी लें तो उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपको किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो वो यही कह रहा है कि जो एक स्मॉल इंडिपेंडेंट इन्वेंटर है उसको भी प्रोटेक्ट करना ये भी पेटेंट सिस्टम का काम है और ये यहाँ पे भी यूज़ होता है। आगे ये 2-3 और इसके यूजेज हैं, ये आप पढ़िएगा खुद, ये बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में लिखे हुए हैं। जैसे ये सबसे पहले ऊपर तो ये लिखा हुआ है, अप्लाइंग फॉर पेटेंट्स कैन बी वेरी एक्सपेंसिव स्पेशली व्हेन डूइंग सो इन मल्टीपल कंट्रीज़। देखें पेटेंट सिस्टम, अब अगर एक शख्स है उसने अपने घर में बैठ के कुछ इंट्रोड्यूस करवा दिए, कोई मोटर इंट्रोड्यूस करवाई है, कोई सॉफ्टवेयर कुछ भी इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उसका पेटेंट तो बड़ा आसानी से मिल जाएगा। लेकिन एक कोई टीम है जो इकट्ठे काम कर रही है, एक पाकिस्तान में बैठा है, एक अमेरिका में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक यूके में, तो इस तरह फिर क्या होगा, इनको पेटेंट अलॉट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा बिकॉज़ उस कंट्री के कुछ और लॉज हैं, हमारी कंट्री के कुछ और हैं, उनके कुछ और होंगे, ठीक है। जितना ये एक्सपेंड करता जाएगा इन्वेंशन, जितने ज़्यादा लोगों में होती जाएगी, इसी तरह उसको पेटेंट अलॉट करना भी मुश्किल होता जाएगा। Small inventors will often not only apply for patents in their own country, if they do so at all. The most popular reason to apply for patent is the possibility to earn license money। ठीक है जी, देखें जिस प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, अगर आपको उसका लाइसेंस मिल जाए ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर उसके ऊपर आप पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ना हो, तो ज़्यादा कस्टमर किसके पास जाएंगे? जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर हो, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट आपकी जिसको लाइसेंस मिल जाता है ना, वो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। जब उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है तो उसके ऊपर पेटेंट सिस्टम भी लागू होता है, ठीक है। जब उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे, उसकी मशहूरी ज़्यादा होगी, तो लोग फिर उसकी कॉपी करने की भी कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे फिर पेटेंट सिस्टम काम आएगा, आप अपनी प्रोडक्ट को पेटेंट करवा देंगे। तो ये हैं इस तरह के यूजेस। ये बाकी दो आप पढ़िएगा, अगर समझ ना आए तो फिर मैं बताऊँगा। ये था पेटेंट के बारे में। अब है पेटेंट एनालिसिस। पेटेंट एनालिसिस क्या होता है जी? ये मैनेजमेंट का एक टूल होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी जो है ना उसको बताता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी या कंपेटिटिव इंटेलिजेंस कितनी है।
अब इसको मैं आसान लफ्ज़ों में ये बताता हूँ कि पेटेंट एनालिसिस हमें ये बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस हद तक टेक्नोलॉजी अप्लाई हुई हुई है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस हद तक ग्रोथ है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज होने का ट्रेंड क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें ये बताता है कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, यानी फ्यूचर में अगर हम इसी टेक्नोलॉजी को लेके चलें तो क्या होगा, अगर हम टेक्नोलॉजी को चेंज कर लें तो फिर उसके लिए हमारे साथ क्या होगा, कस्टमर ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे। तो इस तरह की चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हम पेटेंट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये मैनेजमेंट का एक टूल होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से हमें बताता है कि इसकी करंट सिचुएशन क्या है, इसकी टेक्नोलॉजिकल कम्पेटिटिवनेस क्या है, यानी मार्केट के अंदर इसकी कितनी डिमांड है, कितने कस्टमर इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, किस हद तक इसकी सेल हो सकती है। इसके अलावा हमारी टेक्नोलॉजी के हवाले से हमें ये बताता है और फिर हमें फ्यूचर ट्रेंड के हवाले से ये बताता है। तो इसके लिए हम पेटेंट एनालिसिस करते हैं। अब इसकी टाइप जी 2 टाइप्स होती हैं इसकी, इंटरनल पेटेंट एनालिसिस और एक्सटर्नल पेटेंट एनालिसिस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है जी समझ लेते हैं। इंटरनल एनालिसिस इज़ ए वैल्यूएबल एसेट टू बिजनेस इंटेलिजेंस, providing a firm with the ability to assess its own technological portfolio and allowing it to maneuver its own position in a technology class or industry। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, जो इंटरनल पेटेंट एनालिसिस होता है ये हमें बताता है हमारे अपने बिज़नेस के हवाले से कि हमारे बिज़नेस के अंदर कितनी जान है और हम अपने बिज़नेस से रेलिवेंट जो इंडस्ट्री है उससे हमारी टेक्नोलॉजी किस पोजीशन के ऊपर खड़ी है। यानी आज जो हमारे पास अपने बिज़नेस में टेक्नोलॉजी है, इंटरनल पेटेंट एनालिसिस हमें ये बताएगा कि क्या यही वाली टेक्नोलॉजी हमारे कंपेटिटर जो हैं उनके पास भी है या उनके पास हमारे से बेहतर या हमारे से कम टेक्नोलॉजी है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे एक्चुअली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें पता चल जाए ना कि हमारा जो कंपेटिटर है उसके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी है तो फिर हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लेते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि उनके पास इससे भी गई गुजरी टेक्नोलॉजी है तो इट मीन्स कि हम उनसे बेहतर जा रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल पेटेंट एनालिसिस क्या करता है, हमारी अपनी बिज़नेस की इंटेलिजेंस हमें बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी का पोर्टफोलियो क्या है, हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। वो अपनी इंडस्ट्री में हम देखते हैं मिलती जुलती में कि उनमें किस तरह की टेक्नोलॉजी है, हमारे से बेहतर है या हमारे से कम बेहतर है। तो ये चीज़ें हमें इंटरनल एनालिसिस में पता चलती हैं। फिर दूसरी इसकी टाइप है एक्सटर्नल पेटेंट एनालिसिस। इट इज़ द मोर पॉपुलर अप्रोच सिंस मैनेजर्स टेंड टू बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन देयर कंपेटिटर्स। एक्सटर्नल एनालिसिस अलाउज ए फर्म टू प्रेडिक्ट whether its competitors are moving, who may be developing technologies together, and whether or not there may be possible infringements. The analyst may choose to conduct research of specific competitors, the technology class or both. अब ये भी उससे मिलता जुलता है जी। इंटरनल में हम अपने बिजनेस का पोर्टफोलियो देखते हैं और देखते हैं कि हमारी से मिलती जुलती जो इंडस्ट्री है उसके अंदर टेक्नोलॉजी किस लेवल की अप्लाइड है। एक्सटर्नल पेटेंट एनालिसिस में हम डायरेक्ट अपने कंपेटिटर को देखते हैं, हम कंपेटिटर को देखते हैं कि वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को किस तरह से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रोथ हो रही है, उनकी टेक्नोलॉजी में जो ग्रोथ हो रही है उसकी रीज़न क्या है, ठीक है। आपको ये बात पता है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी हो या बड़ी हो, वो हर साल अपनी एक रिपोर्ट निकालती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट उसको कहा जाता है या एनुअल रिपोर्ट भी उसको कहा जाता है। उसके अंदर वो बताते हैं कि एक साल के अंदर हमने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, इतना हमें प्रॉफिट हुआ, इतनी सेल हुई या फिर हमें इतना लॉस हुआ। तो इस तरह जो सारी चीज़ें ये दुनिया की हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, उनकी वेबसाइट पर भी होता है। तो इसको देखते हुए फिर जो दूसरे उनके कंपेटिटर हैं ना, वो फिर देखते हैं जी हमारे कंपेटिटर आगे हमसे कैसे निकल रहे हैं, ठीक, वो टेक्नोलॉजी को किस तरह पॉजिटिवली यूज़ कर पा रहे हैं जो हमसे नहीं हो रहा। तो इस तरह अपने कंपेटिटर के ऊपर नज़र रखना, ये हम एक्सटर्नल पेटेंट एनालिसिस में करते हैं। इसका ओवरऑल
पेटेंट एनालिसिस की दोनों टाइप का मकसद यही है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को असेस करें, इस टूल को यूज़ करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कंपेटिटिव एडवांटेज को देखें, ठीक है, और फिर फ्यूचर के हवाले से प्रेडिक्ट करें। तो ये इसकी दो टाइप सी, अब ये इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। ये मैं चाहता हूँ आप लोग खुद पढ़ें, ये सिंपल ही है, इनमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर इनमें वर्ड कुछ डिफ़िकल्ट लिखे हुए हैं तो आप उसको अपनी वर्डिंग में कर सकते हैं, अदरवाइज़ अब तक आपको सुन के पता चल ही गया होगा कि पेटेंट एनालिसिस क्यों करते हैं। आप ये एडवांटेजेस अपनी वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि पेटेंट एनालिसिस का फ़ायदा क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कंपेटिटिव एडवांटेज बढ़ जाएगा, आप अपने कंपेटिटर्स के ऊपर नज़र रख पाएंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह बाकी ये कुछ लिखे हुए आप खुद से भी लिख सकते हैं। आगे है जी पेटेंट एनालिसिस करना कैसे है। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है इस्टेब्लिश ए क्लियर टारगेट एंड पर्पस फॉर योर एनालिसिस। तो सबसे पहले अपना विजन क्लियर करें जी, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेटेंट एनालिसिस क्यों करवा रहे हैं। क्या आपको जो सिंपल रिपोर्ट होती है उसके थ्रू नहीं पता चल रहा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन क्या है। अगर चल रहा है तो फिर पेटेंट एनालिसिस ना करवाएं, ठीक है। ये जो पेटेंट एनालिसिस होता है इसमें काफ़ी अमाउंट में डाटा रिक्वायर होता है, इसके ऊपर काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डाटा चाहिए होता है पिछले 3 साल 5 सालों का। तो इसलिए पेटेंट एनालिसिस करने से पहले ये क्लियर कर लें अपने आप को कि आपको ये ज़रूरत है भी सही कि नहीं है। तो पहला स्टेप इसमें क्या होता है, एक क्लियर टारगेट बनाएं अपने एनालिसिस के लिए। फिर है जी चूज़ डाटा कलेक्शन प्लान। अब डाटा कलेक्शन प्लान देखें जी, आप कितने बड़े लेवल का कर रहे हैं पेटेंट एनालिसिस। अगर आप कोई छोटा मोटा कर रहे हैं तो पिछले 2 साल का डाटा बहुत है। अगर आपने पूरा एनालिसिस करना है तो उसके लिए फिर 5 6 7 पिछले 7 सालों का अपनी ऑर्गेनाइजेशन का आप डाटा निकालें कि पिछले 5 सालों में कितनी सेल हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है वगैरह वगैरह। फिर उसकी बेस के ऊपर आप अपना जो है पेटेंट एनालिसिस करें। फिर है कलेक्ट द डाटा। पहला क्या था, चूज़ द डाटा, यानी कितने सालों का करना है। फिर अब है कलेक्ट द डाटा। अब कलेक्ट द डाटा में बेसिकली ये है, ये मैं दोनों अब तीसरा और चौथा आपको इकट्ठा स्टेप समझा देता हूँ। कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे एक है, आप लोग इस पर खुद भी सर्च करिएगा, उसको कहते हैं SPSS, ठीक है। ये स्टेटिस्टिकल डाटा होता है, सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर हम डाटा पुट करते हैं। जब हम डाटा इसके अंदर एंटर करते हैं ना, डाटा कलेक्ट करते हैं लोगों से और फिर डाटा इसमें एंटर करते हैं, तो उसमें फिर होता ही है कि ये हमें रिज़ल्ट शो करता है। वो जो रिज़ल्ट हमें शो करता है ना, उसमें हम ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसकी, वो हमें फ्यूचर के हवाले से बताता है कि इतने लोगों ने ये जवाब दिया, इतने लोगों ने ये जवाब दिया, इतने लोगों ने ये जवाब दिया। अब इस जवाब की बुनियाद पर फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये है उसका जवाब, ठीक है। यानी ये सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करता है, जो आपने डाटा कलेक्ट किया तीसरे स्टेप में, चौथे में उसके ऊपर क्या करता है, एनालिसिस करता है, और एनालिसिस करके बताता है कि आपका एक्चुअली फ्यूचर की डायरेक्शन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, ठीक है जी। तो ये है इसका तीसरा और चौथा स्टेप। तो ये था जी बेसिकली हाउ टू कंडक्ट पेटेंट एनालिसिस। तो ये 4 स्टेप के थ्रू हम कंडक्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर छोटा ही था जी, इधर ही ख़त्म हो गया। पेटेंट एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपने कंपेटिटिव एडवांटेज को मेजर करना, उसको मेजर करने के लिए एक मैनेजमेंट का टूल होता है। और पेटेंट इटसेल्फ क्या होती है कि क्या होता है कि गवर्नमेंट जो राइट देती है किसी इन्वेंटर को, उसको हम पेटेंट कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आया है। अगर कहीं से क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।